हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रिच वैद्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर संदीप शोरान। इससे पहले कि आज के इस टॉपिक पर मैं बात करूं, मैं अपने गुरु को नमन करके इस टॉपिक की शुरुआत करना चाहूँगा। दोस्तों, गुरु सभी के अलग अलग हो सकते हैं शरीर से और सूक्ष्म शरीर से भी प्रेरणा देने वाले तत्व, पर तत्वतः गुरु एक ही है। तो उस गुरु को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हर एक विद्या, कोई भी विद्या है, शास्त्र है, उसके अध्ययन के लिए आपको किसी न किसी गुरु का आश्रय लेना ही पड़ता है। और आयुर्विज्ञान तो एक विज्ञान है जो ऋषियों द्वारा शोध करके और उसको प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लिखा गया है। तो इस विज्ञान के लिए भी आपको किसी न किसी गुरु की शरणागति लेनी पड़ती है। तो मैं उस सारी परंपरा को पहले, जो ब्रह्मा जी से प्रारंभ होके और आत्रेय पुनर्वसु या धन्वंतरी जी तक आती है, उस सारी परंपरा को प्रणाम करते हुए विशेष रूप से त्र्यंबकम महादेव गोगटे नाना जोशी जी के जो गुरु थे, और अपने गुरुवर नाना जोशी जी और नाना जोशी जी के पुत्र और शिष्य प्रवीण जोशी सर, उनको विशेष रूप से मैं प्रणाम करता हूँ। नाना जी जोशी जी से मुझे मेरी कृतज्ञता इसलिए भी ज़्यादा है कि नाना जोशी जी से मुझे 2 जेम्स अपनी लाइफ के प्राप्त हुए हैं। मैं हमेशा जो मेरे करीब हैं उनको के साथ ये डिस्कस करता हूँ। तो वो 2 जेम हैं विशुद्ध आयुर्वेद, जो कि पंचकर्मा पार्ट को कोर में रख के, सेंटर में रख के और हम चिकित्सा करते हैं, जो कि एक तरह से पिछले काफ़ी समय में लुप्त ही हो गया था। तो वो विशुद्ध ज्ञान को पुनर्जागृत करने वाले त्र्यंबकम महादेव गोगटे जी और उनके शिष्य नाना जोशी जी। और दूसरा जेम जो मुझे नाना जोशी जी से मैं कहता हूँ मुझे प्राप्त हुआ है, वो है विपश्यना। वो ध्यान का एक साइंटिफिक मार्ग है। तो ये दोनों ही साइंटिफिक शिक्षाएं हैं, दोनों ही विज्ञान हैं। तो मेरी विशेष रूप से मैं हमेशा भाव से रहता हूँ जब नाना जोशी जी के विषय में मुझे ध्यान आता है। दूसरा प्रवीण जोशी सर, जो आज के सिद्धांतिक पक्षों की हम चर्चा करेंगे, उसमें विशेष अगर मैं कहूँ तो वो प्रवीण जोशी सर का जो गहन ज्ञान है, वहाँ से ये शुरुआत हुई। और उसके बाद इसमें मैंने भी थोड़ा शास्त्र का अध्ययन अवलोकन किया और उसके बाद ये सिद्धांतों पे इसमें प्रैक्टिस की, क्योंकि ये प्रैक्टिकल विषय है, ये अप्लाइड साइंस है। जो आज हम कंसेप्ट्स यहाँ पर सीखने वाले हैं, तो वो कंसेप्ट्स टोटली अप्लाइड हैं, साइंटिफिक हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। नाना जोशी जी जैसा कि कहते भी थे, अष्टांग हृदय का एक कोट वो बार बार बोलते थे, इदम आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष फल दर्शनात् मंत्रवत संप्रयोक्तव्यम न मीमांसे कथंचन। तो ये आगम शास्त्र है, ऑलरेडी सिद्ध किया गया जा चुका है। मतलब इसके जो भी सिद्धांत इसमें वर्णित हैं वो सब अप्लाइड हैं। उनका पहले के वैद्यों ने, हमसे पहले के वैद्यों ने, हमारे समकालीन वैद्य और आने वाले वैद्य जो भी उन सिद्धांतों को अप्लाई करेंगे वो प्रत्यक्ष फल लेंगे। ऐसा नहीं है जो आयुर्वेद को लेके अब एक भ्रांति पिछले कुछ समय से रही है कि आयुर्वेद से कोई रिजल्ट बहुत समय में आता है, जबकि हमने देखा है नाना जोशी जी के पास रह के, प्रवीण जोशी सर से जो हमने सीखा है, तो प्रत्यक्ष फल, तुरंत आप क्रिया करते हैं, तुरंत आपको इसमें रिजल्ट मिलता है। इतनी तत्काल फल देने वाली ये विद्या है। तो सबसे पहले तो इन सिद्धांतों की आवश्यकता क्या है, आपको इसकी क्या जरूरत है या मुझे इसकी क्या जरूरत है, तो उसके लिए मैं एक दृष्टांत, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा जो कि बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर देगा कि हम सभी को इन सिद्धांतों की क्या आवश्यकता है। तो नाना जोशी जी अक्सर कहा करते थे कि जो ताला होता है उसमें उसी की चाबी लगती है। अगर हम एलोपैथिक तरीके से डायग्नोज करते हैं, तो अगर हम किसी पेशेंट में कैंसर का डायग्नोज करते हैं और फिर उसके आयुर्वेदिक विधि से चिकित्सा करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसमें उपशय नहीं दे पाएंगे पेशेंट को। लेकिन अगर आप अर्बुद का अवलोकन करेंगे, उसके दोष दोषों का, और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, यश प्राप्त होगा।
तो जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ वो कुष्ठ व्याधि का रखता हूँ। सभी आयुर्वेदिक की जिन्होंने स्टडी की है सभी इससे परिचित हैं कि कुष्ठ व्याधि जैसे ही ध्यान में आती है तो आप सबको आ जाता है कि ये त्वचा विकार है। और दूसरा, अगर मैं कुष्ठ की चिकित्सा के बारे में आपसे पूछना चाहूँ तो कुष्ठ की चिकित्सा के बारे में जैसे ही मैं बात करूंगा तो आपके माइंड में मोस्ट ऑफ द पर्सन्स के, या मैं कहूँ कि जब तक मैं नाना जोशी जी, प्रवीण जोशी सर के संपर्क में नहीं आया, मैंने धूले से ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो मेरा भी वही हाल था कि जहाँ कुष्ठ की बात आई या किसी भी डिजीज की बात आई तो एक व्यवस्था पत्र माइंड में आता था कि हम एक रसौषधि, कोई भी एक गूगल की प्रिपरेशन, एक दो वटी, कोई काढ़ा या क्वाथ, अरिष्ट, क्वाथ या अरिष्ट, और कोई एक लेग्जेटिव और कोई लोकल एप्लीकेशन की ऑइंटमेंट या ऑयल, तो इतना भर हम इस ट्रीटमेंट के नाम पे करते थे। पर अगर हम शास्त्र का अवलोकन करें तो ये ट्रीटमेंट कहीं भी वहां पे मेंशन नहीं है। डायरेक्टली जो ट्रीटमेंट मेंशन है चरक संहिता में या आजकल अष्टांग हृदय को ज्यादातर थ्रू आउट साउथ में, महाराष्ट्र में, सब जगह उसको एक सेंटर में रख के ट्रीटमेंट की जाती है, जो कि बहुत अच्छा भी है, बिल्कुल सटीक डिजीज टू डिजीज और एकदम पर्टिकुलर ट्रीटमेंट वहां पे वाग्भट जी ने लिखी है। सभी शास्त्रों का चरक सुश्रुत और जितने भी शास्त्र हैं उनका अध्ययन करके और उनमें प्रैक्टिस करके और उन सिद्धांतों को उस वे में लिखा है। तो वहां भी चिकित्सा क्या मेंशन्ड है, तो चरक चिकित्सा स्थान में है वात उत्तरेषु सर्पिर वमनम श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु पित्त उत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनम च अग्रे। तो इसको आप अवलोकन करेंगे तो ये सारी शोधन चिकित्सा है। और कुष्ठ में हम पढ़ते भी हैं तो भी 15-15 दिन पे वमन, 1-1 मास पे विरेचन, 6-6 मास पे रक्त मोक्षण, 3-3 दिन पे नस्य, तो वहां सब शोधन है। और हमारे इस व्यवस्था पत्र में कहीं भी शोधन चिकित्सा का कोई मेंशन भी नहीं है। तो ये ट्रीटमेंट कहाँ से आई? बेसिकली ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो और वाग्भट की भी अगर हम बात करें तो वहां भी सबसे पहले कुष्ठ में स्नेहन करा के और संशोधन, देन रक्त मोक्षण, उसके बाद पथ्य अपथ्य की व्यवस्था और फिर बहिर्परिमार्जन चिकित्सा, लेप आदि का प्रयोग। तो ये चिकित्सा जो शास्त्र कहता है प्रत्यक्ष फल को देने वाली है, वो चिकित्सा को हम भूल गए हैं और कुछ और ही चिकित्सा के नाम पे हम कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे पास रिजल्ट आएगा वो और पेशेंट दोबारा आएगा, तो ये इसमें ऐसा हो सकता है कि पेशेंट आपके पास दोबारा आए या ना भी आए, दोनों संभावनाएं हैं। और पेशेंट अगर आता भी है तो वो कितना का आपसे की ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड है, कितना उसको रिजल्ट मिला है, ये भी एक संशय में रहेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप शास्त्र के तरीके से चिकित्सा करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसको रिजल्ट देंगे, पेशेंट आपके पास रिपीट आएगा, वर्ड ऑफ माउथ से आपकी पब्लिसिटी होगी एंड पेशेंट टू पेशेंट आपका बढ़ता चला जाएगा। ये एग्जाम्पल नाना जोशी जी के आप धुले में भी प्रवीण सर की गाइडेंस में, या आपके जो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के भी जो ऐसे गुरु हैं जो सिखा रहे हैं, उनके ओपीडीज में हर जगह आप ये देख सकते हैं। तो कुछ विशेष इससे एक तो पॉइंट ये है कि हम क्या जो कर रहे हैं ऑलरेडी वो कैसे ठीक नहीं कर रहे हैं। दूसरा एक और पॉइंट है कि आयुर्वेद से क्या किया जा सकता है, ये इससे भी डीप आपको अभी के लिए अगर आप इन चीजों को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई चमत्कार की बात हो रही है, लेकिन नहीं। नाना जोशी जी और उनके हजारों हजारों शिष्य ऑल ओवर इंडिया में ये चिकित्सा कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, तो नाना जोशी जी जैसे डायलिसिस में वमन, आप सोचेंगे कहाँ का रोग, कहाँ की चिकित्सा, सिरशूल में वस्ती, इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस में अनुवासन वस्ती, स्तन अर्बुद की चिकित्सा वमन और रक्त मोक्षण और वमन से, हार्ट की इमरजेंसी कंडीशन को ट्रीट किया वस्ती और रक्त मोक्षण से, राजक्षमा में वमन, और इसी तरह से अन्य अन्य व्याधियों में नाना जी ने इस तरह से रिजल्ट की अगर आप कहेंगे कि ये वैसे तो ये विद नेम एंड जो मतलब उनका प्लेस, नेटिव प्लेस, उसके साथ ये सब मेंशन किया गया है कि जो जो जिन की भी यहाँ पे चिकित्सा हुई है इन सब बीमारियों में रिजल्ट मिला है। ये तो सिर्फ एक अंश की बात हुई है,
जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी तो बुक्स की बुक्स भरी हुई हैं। नाना जी के पास जब हम रहते थे हुए, जब उनसे पूछते थे तो नाना जी अक्सर इसमें बताते थे कि हाँ ऐसे ऐसे उनके पास कोई भी डिजीज हम कोट करते थे तो नाना जी बताते थे कि इस तरह से पेशेंट आया, उसको इस तरह से ट्रीट किया आयुर्वेदिक विधि से और उसको उपशम मिला। नाना जी का कहना था कि आयुर्वेद माइनस पंचकर्म इज इक्वल टू जीरो। मतलब पंचकर्म हमारा एक तरह से, जैसे अगर शरीर है तो उसका जो मेरुदंड है, स्पाइन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, वो पंचकर्म है। तो पंचकर्म का वो ये जो सिद्धांत जो संहिताओं में हमारे सब जगह वर्णित हैं, जब आप इस विधि से चिकित्सा करते हैं तो डेफिनेटली आपको धर्म, अर्थ, यश और स्वयं भी आरोग्य लाभ होता है और आप पेशेंट्स को भी आरोग्य प्रदान करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा सा गुरुवर का इंट्रोडक्शन थोड़ा ही हो पाया। उनके बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है, पर आगे के लेक्चर्स में भी हम उनका कोई ना कोई डेली एक केस स्टडी को लेंगे और इस सारे टॉपिक को जो भी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, ये सिद्धांत, उसे इंटरेस्टिंग बना के चलेंगे। नाना जी की कोई एक किसी डिजीज की केस स्टडी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसमें मैं आपके लिए कोई क्वेश्चन छोड़ के चलूंगा। जो आप पूरा लेक्चर सुनेंगे तो उसके में आपको उसका आंसर मिलेगा और आपको फिर उसको कमेंट बॉक्स में पूरा अच्छे से सुनना है और कमेंट बॉक्स में फिर आंसर से रिप्लाई करना है। तो देखेंगे आपने कितना ध्यान से सुना है, कितना इनको सीखा है। तो जो सिद्धांत की मैं अब यहाँ पे जो हम आज डिस्कस करेंगे, तो कुछ बड़े बेसिक वर्ड्स जो चिकित्सा में बार बार आते हैं वो पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और उसमें सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जब हम नाना जोशी जी के पास सीखने के लिए गए थे तो ये आपके लिए भी होमवर्क रहेगा सभी के लिए जो इस तरीके से इसको सिद्धांतों को जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको अग्रय वर्ग, ये अग्रय वर्ग जो कि अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में 40वें श्लोक में 40वें चैप्टर में 47 से 58 नंबर श्लोक तक मेंशन्ड है। ये वो चिकित्सा है जो, जैसे हम सभी जब तक हम विशुद्ध आयुर्वेद और इसके संपर्क में नहीं आते हैं तो हम, जो मैं व्यवस्था पत्र वाली बात कर रहा था, तो हम सोचते हैं कि कोई एक ऐसा योग हमें पता लग जाए जो कि हम पेशेंट को दें। जैसे कोई कुष्ठ की बात करते हैं तो कोई एक ऐसी कोई पेटेंट ड्रग या फिर कोई शास्त्रीय योग हमें ऐसा मिल जाए या कोई कॉम्बिनेशन हम ऐसा बना लें कि हम उस डिजीज में दें और कोई भी किसी भी स्थान पे कुष्ठ का पेशेंट हो और उसमें हम पूरा रिजल्ट ले लें। तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप शोधन, जो कि बहुदोषस्य संशोधनम, और कुष्ठ में बहुदोष की कंडीशन मिलती है बहुत बार, तो अगर आप शोधन नहीं करेंगे, शरीर से दोषों को एक्सपेल आउट नहीं करेंगे, डिटॉक्सिफाई बॉडी को नहीं करेंगे, तो शमन चिकित्सा से, बही परिमार्जन चिकित्सा से आप पेशेंट को इन योगों से कोई फायदा इतना नहीं दे पाएंगे। वहीं आप अगर उस सेंटर में उस चिकित्सा को, पंचकर्म को रख के चलेंगे तो फिर आप शमन योग और सभी चीजों से पेशेंट को फायदा दे पाएंगे। तो सबसे पहले आप अग्रय द्रव्य, वो द्रव्य जो डिजीज में डायरेक्ट फायदा देने वाले हैं, जैसे रक्त पित्त में वासा, वात रक्त में गुड़ुचि, ज्वर में मुस्तापरपटक, तो इन सारे द्रव्यों का आपने अवलोकन करना है, इनकी स्टडी करनी है और ये आपके लिए होमवर्क है। और अब मैं उस पे आता हूं, नाना जोशी जी का एक केस स्टडी जिसमें आपके लिए रहेगा एक क्वेश्चन, और देखते हैं आप कितना ध्यान से सुनते हैं और कमेंट बॉक्स में आपके रिप्लाई की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। तो डायलिसिस में वमन से स्टार्ट करते हैं। डायलिसिस में वमन, नाना जोशी जी के पास एक पेशेंट, महाराष्ट्र की ही ये घटना है, तो कोई अच्छा व्यापारी वर्ग का एक पेशेंट था। तो उन्होंने नाना जोशी जी को घर पे बुलाया, तो वो उनका हर 15 दिन में डायलिसिस होता था। जब नाना जी उनको देखने के लिए गए तो उनके घर वाले उनको एक शेक दे रहे थे, कोई मिल्क शेक, तो उनकी उसको लेने की कोई इच्छा नहीं थी। तो नाना जी को देख के उन्होंने कहा कि आप देखो, ये मुझे इस प्रकार से डेली ये देते हैं, जबकि मेरा दूध और दूध से बनी हुई चीजें, मीठा वगैरह खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती है, पर घर वालों को ये चिंता है कि इनका स्वास्थ्य गिर जाएगा, तो इसके लिए मुझे देते हैं। तो नाना जोशी जी ने कहा कि ठीक है, आप इसको पी लो और उसके बाद ये एक पुड़िया ले लेना।
तो उनको मदन फल का एक योग नाना जोशी जी ने दिया और वो देके वो अपने क्लिनिक के लिए निकल गए। जब वो वापस आए क्लिनिक से 2-3 घंटे के बाद पेशेंट को दोबारा देखा उन्होंने, तो वो क्या देखते हैं कि पेशेंट उनको देख के काफी खुश हुआ और उन्होंने कहा कि और वो अपना खाना ज्वार की रोटी और कुछ चटनी जो वहां पे चलती है महाराष्ट्र में, वो अपना खाना खा रहा था। तो उसने कहा कि आपने पता नहीं क्या किया, क्या मुझे दिया, पर आपके जाने के बाद वो दवाई पुड़िया लेने के बाद मुझे 2 से 3 उल्टी हुई और अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पिछले 6 महीनों में मेरे को भूख नहीं लगी थी बिल्कुल भी, आज मुझे अच्छे से भूख लगी है और ये मुझे भाता है तो मैं ये खा रहा हूँ। तो उसके बाद नाना जोशी जी ने उनका संसर्जन कर्म करवा के और विधिवत उनका स्नेहपान करवा के विधिवत वमन करवाया और उस वमन के बाद उनको कभी भी डायलिसिस करवाने की आवश्यकता नहीं रही। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है इसमें कि 2 रीजंस नाना जोशी जी ने 2 चीजों को देख के उनको डायलिसिस में वमन करवाया था। तो उनमें से एक रीजन इस पार्ट में आज के लेक्चर में कवर होगा, तो आपको वो ये साथ में लेक्चर सुनना है और वो रूल आउट करना है कि वो क्या है। और दूसरा रीजन हम नेक्स्ट क्लास में सेशन में डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। और अदरवाइज वो हमारे तीसरे या चौथे सेशन में, इसमें हम शुरू से चल के और डीप 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 जाएंगे तो वो वहां पे वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो ये कि सिद्धांत जिनके विषय में मैं अब बात इतनी देर से कर रहा हूं, तो वो क्या सिद्धांत हैं? वो आयुर्वेद के वो सिद्धांत हैं जो फर्स्ट प्रोफ में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वहां से लेकर जो इंटर्नशिप कर रहे हैं या कहीं भी किसी प्रकार की जॉब कर रहे हैं, आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहे हैं या एलोपैथिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं पर स्विच करना चाह रहे हैं आयुर्वेद में। तो ये वो सिद्धांत हैं संतर्पण से प्रारंभ करके और वात प्रकोप के कारण तक। ये आप किसी A4 साइज पेपर पे एक साइड में, जब मैंने नाना जोशी जी के वहां धूले में रहते हुए ये ज्ञान प्राप्त किया तो मैंने एक A4 पेपर साइज में ये सारा कंपाइल कर लिया था। एक तरफ तो ये सारा प्लस दूसरी तरफ जिस विधि से प्रवीण जोशी सर निदान डायग्नोज करते थे, हिस्ट्री लेते थे, और जो दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वे सत्व सात्मय आहारश्च अवस्थाश्च प्रत्यक विदा। तो ये जो 10 चीजें जिनका हमें उसमें वो करना होता है कि भाई हाँ इनके सूक्ष्म सूक्ष्म अवस्थाओं को देखना होता है, तो पूरा A4 पेपर साइज पे बोथ साइड में ये आ जाता है, या किसी डायरी में आप इसको नोट कर लें। क्योंकि अगर आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करनी है तो आपको हर एक पेशेंट में को इन पैरामीटर्स में से इसमें से गुजारना पड़ेगा। जैसे एलोपैथिक में स्कैन की अलग अलग टेक्निक्स हैं, एक्सरे, USG, CT स्कैन, MRIs, तो वो स्कैन करते हैं। ये हमारा स्कैनर है, इसमें से स्कैन करके जब आप निदान करते हैं, डायग्नोज बनाते हैं और उसके अनुसार फिर जो संप्राप्ति बनती है उस संप्राप्ति का विघटन करते हैं, चिकित्सा करते हैं, तो डेफिनेटली आप पेशेंट को उपशय देते हैं। और जो जो मैंने अभी डिस्कस किया था, नाना जोशी जी ने जो जो भी किया है, उन सब का आधार है, यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके बाद थोड़ा थोड़ा डीप जाता है, कला, आशय और स्रोतस, उस लेवल तक, वहां तक हम जाएंगे धीरे धीरे धीरे। तो इसमें क्या है कि जो लोग कहीं भी RAV में, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में सिलेक्शन हुआ है, वहां जा रहे हैं, या कोई भी आयुर्वेद को सीखने का कोई प्लान कर रहे हैं कि जहाँ पे वो पंचकर्म को देखना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए भी ये वैल्यूएबल है, ये बेस है। यहाँ से स्टार्ट करके ही, तो ये मुझसे स्टार्ट होके आपसे और हर एक पर ये लागू होता है। इवन जिनकी बहुत लंबे समय की चिकित्सा की प्रैक्टिस हो चुकी है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे प्रवीण जोशी सर जो मेरे गुरुदेव भी हैं, उनको इतना समय हो गया है, डेली वो इतनी OPD उनकी है, 100 से प्लस OPD हमेशा उनकी रहती है। तो उसके बावजूद भी वो शास्त्र का अवलोकन, अभी भी मैं उनको देखता था, उनका थोड़ा सा मैं वर्णन यहाँ पे करते चलता हूँ, फिर टॉपिक पे हम आएंगे। कि जब उनके साथ रहते हुए 1 महीना मैंने वहां पर सीखा विधिवत आयुर्वेद पंचकर्म, तो वो डेली सुबह 7 से 1 बजे तक कंटिन्यूअस बैठते थे और शाम को 3, साढ़े 3 से 8:30, 9 बजे तक कंटिन्यूअस इतनी सिटिंग देते थे। और वो हॉस्पिटल में
अपने कार्य क्षेत्र में नंगे पैर रहते थे और सुबह सुबह 7 बजे से वहाँ प्रोसीजर स्टार्ट हो जाते थे, 6:30-7 बजे से, और सुबह सुबह वो अष्टांग हृदय की अरुणदत्त जी की कमेंट्री उसको थोड़ा सा अवलोकन करते थे और पेशेंट्स को साथ में पेशेंट्स को देखते थे। तो इस एक तरीके से मतलब कहने का भाव ये है कि ये सिद्धांत वो हैं जो आपको एक, अगर समुद्र की बात करें, जब आप जंप करते हैं, शुरू में आप ऊपर ऊपर तैरते हैं, फिर आप डीप डाइवर हो जाते हैं, धीरे धीरे आप डीप में जाते जाते हैं, तो उसका तरीका यही है, अध्ययन अध्यापन तद्वित संभाषा। तो प्रवीण सर की बात करें, वो स्वयं भी उसको देखते रहते हैं, साथ में जो स्टूडेंट्स आते हैं हम लोग उनको भी सिखाते हैं, उनको भी आगे आगे इसमें पारंगत करते हैं। तो इस तरीके से तो ये सिद्धांत सभी के लिए अत्यावश्यक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपने टॉपिक पे आता हूँ, तो हम इसको देखते हैं। पहले इन सिद्धांतों पे आने से पहले हमें एक चीज को समझना बड़ा जरूरी है। आपने जब भी जो आयुर्वेद को सीखना चाहेंगे उनको इसमें स्टूडेंट्स को और इवन पास आउट होने के बाद भी एक काफी कंफ्यूजन रहता है, तो पहले उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। वो कंफ्यूजन किस पॉइंट में रहता है कि आमाशय और पश्चिमाशय पक्वाशय, या वात का स्थान, पित्त का स्थान, कफ का स्थान, इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है। तो आपको मैं यहाँ काफी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर दूं, आमाशय जो स्टमक है वो कफ का स्थान है। पश्चिमाशय जो कि ड्यूडेनम का पार्ट है, सुश्रुत में वर्ड आया है पक्व आमाशय मध्य, पक्वाशय और आमाशय के मध्य जो है वो पित्त का स्थान है। हम वैसे भी देखते हैं जो लीवर की सिक्रेशंस जो 450 ml to 500 ml जो बाइल होता है, फिर गोल ब्लैडर में वो कंसंट्रेट होके 20 to 50 ml ही बचता है। वो बाइल जो सिक्रेट होता है फिर कॉमन बाइल डक्ट से और ड्यूडेनम में वो खुलता है, तो ड्यूडेनम में वो रिलीज होता है। तो ये जो बाइल है वो पित्त है। जो लोग जो बिल्कुल वात पित्त कफ से बिल्कुल ही, जिनको ये है कि ये क्या होते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि वात, वैसे वात पित्त कफ पे एक पूरा सेशन होगा, इससे नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम सारा ये कवर करेंगे। पर पित्त और कफ को आप देख सकते हैं, उसका वर्ण भी शास्त्र में बताया है। पित्त जो है वो पीत वर्ण का, नीलम पीतम, और कफ श्वेत वर्ण का होता है। वायु को आप देख नहीं सकते हैं पर उसकी मूवमेंट्स को आप पूरा अनुभव कर सकते हैं। तो इसके बाद आमाशय में कफ रहता है, पश्चिमाशय में पित्त और पक्वाशय, पक्वाशय को लेके आप हमेशा सोचेंगे कि पक्वाशय लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपको लगता होगा। पहले मैं भी इसी दृष्टि से देखता था, और जब मैंने स्टार्ट में इसको समझा, जैसे चरक संहिता में वर्णित है, वस्ति पुरुषाधानम कटी सक्थिनी च पादवस्थिनी च वातस्थानानि तत्रापि पक्वाशो विशेषेण वातस्थानम। तो पक्वाशय के अंतर्गत पर क्या आता है वो मैं आपको यहाँ क्लैरिफाई कर देता हूँ। पक्वाशय के अंतर्गत स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस लार्ज इंटेस्टाइन दोनों कवर होते हैं, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र का संदर्भ लेके, तो ये आप रेफरेंसेस इसमें देख सकते हैं। तो उसमें कंप्लीट वर्णन है गृहिणी का, जहाँ पे वर्णन आया है कला के क्षेत्र में, वहां पे क्लियर लिखा है आचार्य सुश्रुत ने, आमाश्यात प्रचोतम, चतुर्विध अन्नपान जो लिया जाता है वो आमाश्यात प्रचोतम, आमाशय से निकलते हुए, और पक्वाशय उपस्थितम, पक्वाशय में जाने तक उसको कौन धारण करता है, गृहिणी। तो ये जो ड्यूडेनम का जो क्षेत्र है, इसके बाद जेजनम और इलियम जो आती है, वहां पे डाइजेशन भी होती है। डाइजेशन मोस्टली यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, पर थोड़ा थोड़ा डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन का पार्ट ज्यादा होता है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सारा क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे पित्त की वर्किंग चलती है। और जो फिर पक्वाशय में दूसरा भी रेफरेंस चरक संहिता में से भी है, पक्वाशय गते दोषे विरेकार्थम प्रयोजित। जब आप चरक सूत्र स्थान का दूसरा अध्याय का अवलोकन करेंगे तो वहां पे पंचकर्मार्थ द्रव्य संग्रह है, वहां पे जो विरेचन द्रव्य मेंशन किए हैं उसमें कहा है पक्वाशय गते दोषे विरेकार्थम। हमें पता है पक्वाशय की जो अगर चिकित्सा की बात करें तो हमें पता है शरीरजानाम दोषानाम कर्मेण परम औषधम वस्तिर विरेको वमनम तथा तेलम घृतम मधु। शारीरिक दोषों की जो मेन चिकित्सा है, वात की वस्ति और पित्त की विरेचन, कफ की वमन। वात के लिए तेल, पित्त के लिए घृत, कफ के लिए मधु।
तो पक्वाशय के लिए उस तरीके से बात करें तो वस्ती होनी चाहिए, पर पक्वाशय गते दोषे विरेकार्थम प्रयोजित यहाँ पे कहा गया है। और सिर्फ चरक संहिता में ही नहीं, आचार्य सुश्रुत ने भी जहाँ पे पक्वाशयगत कुपितवाद का वर्णन किया है वहां पे स्नेह विरेचन देने को कहा है। तो वो रेफरेंसेस मैंने सारी कोट की हैं। ये चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत महत्व का है। और इसमें एक और जो चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आमाशय, एक तो स्टमक है वो आमाशय है, कफ का मुख्य स्थान, पर चरक संहिता में विमान स्थान में एक जगह पे वर्णन आया है नाभि स्तनांतरम मध्य जंतोर आमाशय इति स्मृत। तो नाभि और स्तनों के मध्य आमाशय है। ये चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से नाना जोशी जी ने इसको बहुत जगह पे अप्लाई करके और चिकित्सा करके दिखाया है। तो जितने भी अवयव इस एरिया में, इस क्षेत्र में नाभि और स्तनों के मध्य आते हैं, उन सबको आमाशय मान के और आमाशय की तरह उनमें वमन वगैरह का प्रयोग करके और चिकित्सा की है और उपशय लाभ पेशेंट को दिया है। तो वो भी यहाँ पे स्मरण करना है, आपको याद रखना है। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया, आमाशय कफ का स्थान है, क्लेदक कफ वर्क करता है यहाँ पे। पच्यमानाशय में पाचक पित्त और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन का जो क्षेत्र है, लार्ज इंटेस्टाइन में विशेष रूप से क्या रहता है कि जैसे ही सीकम में फूड यहाँ से पक्व फूड और जब वो अब्जॉर्प्शन वगैरह स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, उसके बाद जो वो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे सीकम में ही फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे वात की उत्पत्ति, जो भी यहाँ पे वेस्ट स्टिक ऑफ रहता है, चिपका रहता है, वो भी फर्मेंट होता रहता है और वात विशेष रूप से पक्वाशय में बनता है। इसलिए जहां भी पक्वाशय का आएगा कि वस्ती के लिए वात के स्थान की बात आएगी, वहां पे आपको लार्ज इंटेस्टाइन याद रखना है। इसके बाद देखते हैं आगे आहार। आहार से सबसे पहले आमाशय में जाता है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट है ये, कंप्लीट माउथ से स्टार्ट होता है एनस तक। तो आहार स्टमक में, आमाशय में पहला उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, वहां पे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, जो क्लेदक कफ हमारा वहां पे वर्क करता है। फिर पच्यमानाशय में पाचक पित्त खाने पे काम करता है। उससे फिर उस आहार से दोष, रस, मूत्र और पुरीष इनका निर्माण होता है। दोष, धातु, मल जो हम बोलते हैं, वो आहार से उसका निर्माण होता है। अन्न रस होता है ये, अन्न रस से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं बनती हैं। और दोष, दोष को आप यहाँ पे देखें, दोषों का निर्माण पंच महाभूतों से होता है। वात में वायु और आकाश। पित्त को आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि शरीर में पित्त के अतिरिक्त कोई और अग्नि नहीं है, यानी कि पित्त ही अग्नि है। तो पित्त में अग्नि महाभूत और कफ में जल और पृथ्वी महाभूत। तो पंच महाभूतों से दोष बने हैं। पंच महाभूत वाला ही आहार हम लेते हैं। पंच महाभूत और आत्मा का अधिष्ठान, जो चेतनाधिष्ठान कहा गया है शरीर को, तो उसी से दोष बने हैं। तो दोष का निर्माण भी यहाँ पे आहार से हो रहा है, धातु का भी। और मूत्र और पुरीष 2 मल, और एक जो स्वेद होता है वो मेद का मल है। तो यहां तक आपको समझने के बाद अब हम आते हैं उन सिद्धांतों पे जो चिकित्सा में हर एक पेशेंट पे अप्लाई होंगे। हमें सबसे पहले वाग्भट जी ने संतर्पण जन्य, अपतर्पण जन्य रोग को 2 तरह से क्लासिफाई किया है। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 22वें अध्याय में, लंघन ब्रहणी अध्याय में षड्विध चिकित्सा आई है, और वहां पे कहा है कि जैसे दोष 3 ही हैं, कोई भी रोग हो, यहाँ पे शारीरिक दोषों की बात हो रही है, जहां मानसिक दोष का डिस्कस होगा वो अलग से स्पेसिफाई किया जाएगा। अदरवाइज जहां भी दोष शब्द आए आपको शारीरिक दोष ही समझना है। तो 3, जैसे कितने भी रोग हों वो 3 दोष से बाहर नहीं होते हैं, ऐसे ही कितने भी प्रकार की चिकित्सा हो उसका वो षड्विध चिकित्सा के अंतर्गत ही आ जाती है। वो है लंघन ब्रेहण, स्नेहन रुक्षण, स्वेदन स्तंभन। तो संतर्पण जन्य में को अगर मोटे तौर पे आप समझें कि जिससे शरीर का ब्रेहण हो, तुष्टि पुष्टि हो, वो संतर्पण है। माने जल और पृथ्वी महाभूत की अधिकता वाला जो आहार लिया जाएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह नहीं की जाएगी, ज्यादा बैठे रहने से, खड़े रहने से, चलने से खड़े रहना, खड़े रहने से बैठना, बैठने से सोना, जिस तरह से आरामप्रस्त होंगे वो सब संतर्पण जन्य व्याधियों से ग्रस्त होंगे। इस तरह से अपतर्पण का अर्थ हो जाता है लंघन, जिससे शरीर में लघुता आए, वो अपतर्पण है। बाकी डिटेल में इसके ऊपर जो एक हम षड्विध चिकित्सा के ऊपर जो एक लेक्चर रहेगा उसमें इसको सारे को हम कवर करेंगे।
अच्छा, एक चीज और यहाँ पे समझने की है, जैसे कि संतर्पण वाला जो आहार विहार होता है, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि संतर्पण वाला आहार विहार करने से कफ दोष का ही प्रकोप होता है। संतर्पण वाला जो आहार विहार किया जाता है उसमें अगर बार बार, जैसे आजकल होता है जिम वाले फ्रीक्वेंट डाइट्स लेते हैं, हर 2 घंटे 3 घंटे पे कभी शेक, कभी हैवी डाइट्स, और इसी तरह से डायबिटीज वगैरह में भी एलोपैथिक डॉक्टर्स कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा और बार बार खाओ। तो वो जो अध्यशन की स्थिति बनती है, या फिर जो हैवी भोजन अगर टाइम पे भी लिया जा रहा है, पर ज्यादा गरिष्ठ भोजन, गुरु विष्ठम्भी भोजन अगर लिया जा रहा है, तो वो पक्वाशय में जब एंटर होता है, फिर वहां लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स में जब वो चिपक जाता है, तो वहां पे उसकी फर्मेंटेशन से गैसेस वात विशेष रूप से जो प्रकोपित होता है, तो वो उससे होने वाले रोगों को संतर्पण जन्य, उसको संतर्पण जन्य वात कह के, उससे होने वाले विकारों को संतर्पण जन्य वात व्याधि कहा जाता है। तो ये समझने के बाद हम आते हैं दोष, स्थान और अवस्था पे। तो दोष, दोष बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर हम चिकित्सा करना चाह रहे हैं, पूरे शास्त्र में हम देखेंगे कि हर जगह यही आता है कि आप दोष को जान लो, दोषों की वृद्धि क्षय अवस्थाओं को जान लो, तो आप चिकित्सा में तभी पंडित हो सकते हैं। तो दोष क्या है? 3 है, कफ, पित्त और वात। किस महाभूत से उत्पन्न है हमने डिस्कस कर लिया। दोषों के अपने अपने स्थान हैं, तो वो दोषों की फिर क्लासिफिकेशन भी है, वो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो उसी के ऊपर रहेगा। वात पित्त कफ को हम समझेंगे डिटेल में। तो स्थान आमाशय, पच्यमानाशय, पक्वाशय, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। अवस्था, अवस्था को क्रियाकाल कहा जाता है। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 21वें अध्याय व्रण प्रश्न अध्याय में इसका डिटेल में वर्णन मिलता है। इसके ऊपर एक लेक्चर रहेगा, उसमें हम समझेंगे क्या अवस्थाएं हैं। बाकी मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं आपको। संचय मतलब इकट्ठा होना, प्रकोप, ये एक चाय जैसे बनती है उसके एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे पानी रखा जाता है, उसमें पत्ती डाली जाती है, फिर चीनी, तो ये संचय हो रहा है। उसके बाद उसमें जब थोड़ा उबाल आता है, उसमें दूध डाला जाता है। तो दूध डालने तक का जो है, या अदरक वगैरह जो भी इसमें इलायची जो भी डाली जाती है, तो वो है सब संचय, संचय हो रहा है। उसके बाद जब वो उबलना स्टार्ट होती है चाय, तो वो उसका प्रकोप हुआ है। फिर उबलते हुए जब तक वो पात्र में ही उबल रही है, बाहर नहीं आई है, तब तक उसका प्रसर अपने स्थान पे हुआ है, जैसे आमाशय में कफ का होने लग जाए। पर जब वो कप में से बाहर प्रसर होके जब वो पात्र में से बाहर को छलकती है, तो वो अवस्था हो जाती है उसकी स्थानांतर। मतलब अगर संचय हुआ, फिर प्रकोप, प्रसर, अगर सब स्थान में ही कहीं पे जाके दोष स्थान संचय हो जाते हैं, तो वो हो गया अपने स्थान में स्थान संचय। लेकिन अगर वो जैसे चाय उबलती है, पात्र से बाहर आ रही है, मतलब फिर स्थानांतर गमन हो गया। फिर वो आमाशय में मान लो वात आ गया है, या कफ जो है वो पक्वाशय में आ गया है, ये स्थानांतर गमन है। और उत्क्लेश, ये बहुत महत्व का है, हमें उत्क्लेश को देखना होता है। यहाँ पे समझें इसको, अगर आमाशय में कफ दोष का उत्क्लेश है, तो हम वमन करा के इसको निकाल देंगे, तुरंत उपशम मिलेगा। तो उत्क्लेश को आपको जानना होता है कि उसको उत्क्लेश की अवस्था है या नहीं है। इसके बाद फिर से इसको समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। और चिकित्सा में अब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि आयुर्वेद चिकित्सा साइंटिफिक तो है ही है, पर इतनी इंटरेस्टिंग भी है। कैसे आप चिकित्सा करते हैं? कोष्ठ, शाखा, मध्यम शरीर, 3 तरह से क्लासिफाई कर दिया है। कोष्ठ में सीधा यहीं से फिर दोबारा समझो, आम पक्वाशय आश्रय, आमाशय से शुरू होके पक्वाशय तक का क्षेत्र वो कोष्ठ का क्षेत्र है। दोषों का स्थान भी यही है। अब हमने देख लिया कि आमाशय नियरेस्ट रूट से हमें दोषों को एक्सपेल करना होता है। आमाशय में कफ का उत्क्लेश है, इसके लक्षण विद्यमान है, वमन करवा देंगे। पक्वाशय में दोषों का है तो विरेचन करवा देंगे। और वस्ती में पक्वाशय के लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो पक्वाशय का पार्ट है, उसमें दोषों का अगर संचय है वात का, तो हम वस्ती से उनको करेक्ट करते हैं। तो सारी चिकित्सा हमारी इस कोष्ठ पे आश्रित होती है एक तरीके से। हाँ वो ठीक है, सार्वदेहिक दोष है तो हम रक्तमोक्षण करेंगे, उदर जत्रुगत है तो नस्य कराएंगे। पर जो हम चिकित्सा करते हैं, जब कोष्ठ शाखा की बात आती है, शाखा में होता है त्वचा और रस को छोड़ के बाकी धातुएं हैं।
त्वचा, रक्त आदि धातुएं। तो वहां भी हम जो चिकित्सा करते हैं उसमें भी हम दोषों को दीपन पाचन करके स्नेहन स्वेदन से फिर कोष्ठ में लाते हैं। दीपन पाचन कर देंगे दोषों का, फिर स्नेहन से क्या होगा, स्नेहन स्नेहने स्नेह विषंद मार्दव क्लेद कारकम, फिर स्वेदन से वो अपने स्थान से चलायमान होते हैं। फिर वो आमाशय में आते हैं तो वमन, पश्चिमाशय में दोष पहुंचते हैं तो विरेचन, और लार्ज इंटेस्टाइन के पक्वाशय के पार्ट में पहुंचते हैं तो बस्ती से हम उनको करेक्ट करते हैं। इसी तरह की चिकित्सा हम मध्यम शरीर, अगर मर्म अस्थियों की संधियां, इनमें सिर, हृदय, बस्ती, नाभि, ये सभी मर्म है, गुदा, ये सब मर्म है। अगर मर्म स्थानों पे दोष हैं या फिर अस्थियों की संधियों में है, इनके लिए वाग्भट ने कोट किया है कि प्रायस्तिर्य गता दोषा क्लेशयन्ते आतुरांश चिरान। रोगी को प्रायकर ये जो मध्यम शरीर में जो दोष होते हैं वो लंबे समय तक ट्रबल देते हैं, और चिकित्सक को भी इसमें बड़ी पेशेंस रखनी होती है। इनको धीरे धीरे इनका पाचन दीपन करके, स्नेहन स्वेदन करा के, और इनको कोष्ठ में लाना होता है, और इनको फिर नियरेस्ट रूट से हमें बाहर निकालना होता है। तो कितनी इंटरेस्टिंग साइंटिफिक चिकित्सा है कि हम दोषों को कैसे मध्यम शरीर से या शाखाओं से कोष्ठ में लाते हैं, या अपने स्थान में अगर दोष हैं, प्रकोप हुआ है, प्रसर होके वहीं पे कहीं स्थान संचय कर लिया है, तो उसको कैसे हमें ट्रीट करना है, ये सारी चिकित्सा आपको बेसिकली दोष और उसके विषय में ज्यादा जानना होता है इसमें, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इसके बाद है रोग के कारण। वाग्भट जी ने रोग के 2 कारण बताए हैं मुख्यतः। एक तो रोगा सर्वव्यापी वेगोदीर्ण धारणी, सभी रोग वेगों को, उपस्थित वेगों को जो अधारणीय वेग है उनको धारण करने से होते हैं। और दूसरा का है रोगा सर्वव्यापी मंदग्नो, मंदग्नि कफ वृद्धि की अवस्था में भी मंदग्नि मिलती है, तो सभी रोग मंदग्नि से, एक वाग्भट जी ने ये कोट किया है। ये भी चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट आता है हमारा आज का वात प्रकोप के कारण। वात सबसे इंपॉर्टेंट, दोषों में तीनों में से सबसे ज्यादा नानात्मज विकार भी वात के हैं, और वात के विषय में ही ज्यादा वर्णन आप देखेंगे लिखा हुआ है। आचार्य शारंगधर ने भी इवन कहा है पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगुवो मल धातवे वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। तो पित्त, कफ, दोष, धातु और मल इस वे में पंगु बताए हैं, वात ही उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने वाला कहा है। तो वो वात के प्रकोप के कारण जानना बड़ा जरूरी है। एक तो धातुशय से वात प्रकोप होता है, जैसे एक पेशेंट में भी हुआ, अबॉर्शन का कोई एक केस था जिसमें ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से वो पेशेंट को वात का मेजर ट्रबल हुआ था। नाना जोशी जी ने उसमें अनुवासन वस्ती देके उसको उपशय दिया था। तो वात का जो धातुशय, किसी प्रकार का एक्सीडेंटल भी धातुशय हो सकता है या कोई सर्जरी के कारण भी हो सकता है, उन सभी में वात का प्रकोप होता है। और इसके अलावा मार्ग आवरण जन्य, कोई वायु के मार्ग में कोई आवरण आ जाता है तो उससे भी वात का प्रकोप होता है। तो ये सारा टॉपिक हमारा आज का था। ये यहां से हम स्टार्ट करके और इन एक एक टर्म को फिर डिटेल में डीप जाएंगे। फिर इनसे आगे हम दोषों के स्थान को पढ़ने के बाद फिर अवस्था को पढ़ेंगे, फिर दोष धातुओं का आपसी जो रिलेशन रहता है, आश्रय आश्रय भाव, कैसे किस धातु में वो चिकित्सा, किस धातु में कौन सा दोष रहता है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा आशय, कला, स्रोतस और जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए जानना आवश्यक है वो हम स्टडी करेंगे। और इसमें इतना करने के बाद, इसके बाद हम एक जो आपको बताया है, होपफुली आपको वो भी समझ आ गया हो, जो सुबह हमने एक केस, जो इसी में हमने स्टार्टिंग में एक केस डिस्कस किया था, तो वो भी आप इसमें मेंशन करें। इसी के साथ मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए कि आप इन सिद्धांतों को अपने प्रैक्टिस में अप्लाई करते हुए, अगर कर रहे हैं ऑलरेडी तो उसमें और ज्यादा अपना अध्ययन करते हुए और ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप इनके अनुसार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको जो चिकित्सा में एकदम से जो बेनिफिट्स मिलते हैं तो आपका इन पे और भी दृढ़ विश्वास होता है। तो फिर इस तरह से ये दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं, ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो इसको आप अच्छे से करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के लेक्चर को विराम देता हूं। नमस्कार।